हे गाइस, वेलकम अगेन इन और अनदर वीडियो ऑफ एथिक्स। और आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है बेहतर होंगे, खुश होंगे और बेहतर कर रहे होंगे। ज़िंदगी की समस्याओं से ऊपर उठ के अपना अच्छा दे रहे होंगे, डिप्रेस्ड नहीं होंगे और खुश होंगे और अपने आप की केयर कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम मॉरल सिस्टम, सोशल मॉरल सिस्टम को निर्धारण करने वाली जो तत्व हैं वो पढ़ेंगे। ज्योग्राफिकल फीचर्स हमने पढ़ लिए थे कि क्या ज्योग्राफिकल कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो मॉरल सिस्टम है वो चेंज होता है। हमने देखा कि जिस जगह क्लाइमेट कैसा हुआ, क्लाइमेट मॉरल सिस्टम को प्रभावित करता है। वहाँ के मूल्यों में कैसे क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है, टेरेन कैसे, वहाँ का उच्चावच और संसाधन की प्रचुरता या अभाव कैसे वहाँ का निर्धारण करता है। वहाँ की संस्कृति के प्रति हमने 3 नज़रिए देखे थे कि अपनी संस्कृति को ही सबसे बड़ी संस्कृति मानना, तो एथनोसेंट्रिक, दूसरी संस्कृति को अपनी संस्कृति से बेहतर मानना जीनोसेंट्रिक, और कल्चरल रिलेटिविज्म जिसमें हम हर संस्कृति को एक लॉजिकल दृष्टि से देखते हैं, ये समझते हैं। फिर हमने वैल्यूज़ और नॉर्म्स का थोड़ा डिफरेंस देखा था, और फिर उसके बाद जनरली ओवरलैपिंग करने वाले होते हैं, वैल्यूज़ और नॉर्म्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है डेमोग्राफिक। कैसे डेमोग्राफी, जनांकिकी, कारक कौन कौन से हैं जो कि हमारे मूल्यों को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर हम इकोनॉमिक पढ़ेंगे, फिर पॉलिटिकल कारण, सोशल और रिलीजियस कारण कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने ये सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे। देखिए, डेमोग्राफी फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं। किसी जगह की पॉपुलेशन कितनी है, अधिक है या ज़्यादा है, इससे कैसे वैल्यूज़ प्रभावित होती हैं। सेक्स रेशियो ज़्यादा है या कम है, इससे सोशल वैल्यू कैसे प्रभावित होती है। ठीक है, और एज स्ट्रक्चर कि किसी समाज में बुजुर्गों की संख्या ज़्यादा है तो क्या होगा, बच्चों की संख्या होगी, बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो क्या होगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि किस चीज़ से हमारे वैल्यूज़ कैसे इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए, एक चीज़ तो अभी तक आपको समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज़ हमेशा सही हो या गलत, सही नहीं होती, हमेशा गलत नहीं होती, डिपेंड करता है सिचुएशन क्या थी। ओके, चलो आगे पढ़ते हैं। डेमोग्राफिक फैक्टर्स कैसे मूल्यों को या नैतिकता को प्रभावित करते हैं। ओके, तो जनांकिकी में पहला हम सेक्स रेशियो देखते हैं। देखिए, प्रकृति न्यायप्रिय होती है, ठीक है, और ये कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करती। आपने देखा होगा किसी 2 इंसान हैं, ठीक है, ए और बी फॉर एग्जांपल, जब इस व्यक्ति में हो सकता है ये बौद्धिक रूप से बहुत तीव्र हो, लेकिन इसमें भगवान कला का गुण भी देगा। किसी इंसान में संयम ज़्यादा होता है तो किसी इंसान में संयम कम होता है। जिस इंसान में संयम कम होगा उस इंसान में भगवान बुद्धि तीव्र देगा। जिस इंसान में संयम अधिक होगा भगवान उस इंसान में पेशेंस अधिक देता है, या सोचने समझने की क्षमता बेहतर होती है। लेकिन वो इंसान थकेगा नहीं इजीली, उसके अंदर पेशेंस काफ़ी मजबूत होता है।
तो देखिए, हम बात कर रहे थे कि प्रकृति न्यायप्रिय होती है, ठीक वैसे ही भगवान किसी में कुछ अच्छे गुण देता है तो कुछ नकारात्मक गुण देता है, तो सामने वाले में जो इसमें नकारात्मक गुण है वो उसमें सकारात्मक गुण हो सकते हैं, तो उसमें कुछ नकारात्मक गुण हो सकता है। तो बैलेंस रखती है प्रकृति, ओवरऑल कहने का मतलब ये है। ठीक वैसे सेक्स रेशियो में जहाँ 1000 लड़के पैदा होते हैं तो उन पर 1000 लड़की ही प्रकृति देती है, नेचुरल ही चूजन होता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इनमें से फीमेल्स में से कन्या भ्रूण हत्या गर्ल की हत्या कर देंगे, उससे आंकड़ा गिर जाता है। तो जिस समाज में लिंग अनुपात कम पाया जा रहा है उसकी वजह हो सकती है कि उस समाज में जो या तो कुप्रथाएं व्याप्त हैं, जैसे भ्रूण हत्या हो रही हैं, ठीक है, और मजबूरी में फिर उस समाज में बहुपति जैसे वैल्यू डेवलप होंगे। जहाँ सेक्स रेशियो 1000 पे 1000 है वहाँ पे एकल मोनोगेमी होगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे 1000 पे 500 महिलाएं हैं, ये सोचिए, तो वहाँ पे बहुपति विवाह जैसे प्रचलन चालू होगा। और फॉर एग्जांपल ये सोचिए कि एक जैसे प्राचीन समय में होता था कि युद्ध हुए, 1000 मेल थे या 5000 महिलाएं थी, लेकिन इनमें से 500 मेल युद्ध लड़ने गए और वहाँ जाके ख़त्म हो गए, तो यहाँ 500 रह गए, लेकिन यहाँ पे 1000 महिलाएं हैं। तो इस जगह बहुपत्नी विवाह जैसे वैल्यूज़ डेवलप होंगी। तो हम देख रहे हैं कि किसी समाज में सेक्स रेशियो डिटरमाइन करता है कि क्या चीज़ उस समाज के नैतिकता का हिस्सा बनेंगी। ठीक है, वैसे देखिए, जनरली हम कंपटीशन को सही मानते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा कोई अच्छा मूल्य नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रतिस्पर्धा में एक की हार निश्चित होती है और फिर वो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। प्रकृति पर्याप्त रूप से संसाधन मुहैया कराती इंसान को, लेकिन हम जब उसमें छेड़छाड़ करना स्टार्ट करते हैं तब बैलेंस खराब होता है, जब वो इम्बैलेंस होना स्टार्ट करती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। हमने पढ़ा कि सेक्स रेशियो अगर वहाँ पे डिटरमाइन करेगा कि उस जगह का विवाह और परिवार का ढांचा कैसा होगा। ठीक है, विवाह और परिवार कैसा होगा, वहाँ का विवाह का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एकल पति, बहुपत्नी या बहुपति, कैसा विवाह संरचना होगी, परिवार कैसा होगा, ये सब डिटरमाइन करेगा, सेक्स रेशियो से भी निर्धारित होगा। ठीक है, और कौन से कारण हैं जो प्रभावित करते हैं जनांक में? सेकंड है पॉपुलेशन। देखिए, सेक्स रेशियो से सोशल स्ट्रक्चर और फैमिली नॉर्म्स डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पॉपुलेशन बढ़ती है जिस जगह पॉपुलेशन ज़्यादा है, मान लो, तो प्रतिस्पर्धा अवसर कम होंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, तो वहाँ प्रतिस्पर्धा जैसा मूल्य, कंपटीशन वहाँ का उस समाज का वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और जहाँ पे कंपटीशन कम होगा मान लो, और अवसर पर्याप्त होंगे, एक तो पॉपुलेशन कम होगी, अवसर पर्याप्त होंगे तो कंपटीशन कम होगा, प्रतिस्पर्धा कम होगी, और वो ही जीवन का असली आनंद है। उस समाज के लिए आनंद वहाँ का मूल्य बन जाएगा। ठीक है, तो जनरली कंपटीशन कोई अच्छा मूल्य नहीं होता, लेकिन हम जहाँ पॉपुलेशन अधिक है, सर्वाइवल करना है, तो कंपटीशन एक अच्छा मूल्य
मान लिया जाता है, क्योंकि जब सर्वाइवल पे ही आएगी चीज़ें तो इंसान उसको मूल्य का हिस्सा बना लेता है। ठीक है, अब बात कुछ एग्जांपल देखिए, जैसे यूरोप कंट्री है, यूरोपियन देश है। यूरोपियन देश में फ्राइडे के दिन, फ्राइडे के ईव को अपना फ़ोन हो जाता है स्विच ऑफ। लोग बाग अपने फैमिली के साथ पब, इवनिंग में वॉकिंग करने और डिनर एंजॉय करते हैं। बल्कि फ्राइडे, सैटरडे और संडे शानदार, फ्राइडे को तो वो एंजॉय करते हैं, सैटरडे संडे को वो आनंद लेते हैं अपनी फैमिली के साथ या एंजॉय करते हैं जो अपना समय। वहीं इंडिया में प्राइवेट जॉब में आप देखिए 7 डे वीक है, इवन संडे को भी आदमी के पास काम मिलता रहता है। तो ये वैल्यूज़, हमारे हार्डवर्क हमारे सोसाइटी का वैल्यू बन गया है, और उस समाज का वैल्यू ये है कि जीवन को बेहतर आनंद तरीके से जीना। तो कैसे पॉपुलेशन है वो हमारे समाज के वैल्यूज़ को निर्धारित कर रही है। ठीक है, कहाँ प्रतिस्पर्धा एक मूल्य बन जा रहा है, ठीक है, और कहाँ पे आनंद समाज का हिस्सा बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेक्स रेशियो कैसे जनांकिकी कैसे प्रभावित करते हैं। उसमें हमने पढ़ा लिंगानुपात कैसे प्रभावित कर रहा है। उसके बाद हम पढ़े पॉपुलेशन कैसे प्रभावित कर रही है। अब हम पढ़ते हैं कि एज किसी समाज में विशेष एज वर्ग के होने से कैसे प्रभावित हो, कैसे उस समाज को की वैल्यूज़ प्रभावित होती है। देखिए, जिस देश में यंग पॉपुलेशन होगी वहाँ पे नवाचार बढ़ेंगे, क्योंकि यंग माइंड को ज़्यादा सोचता है, जबकि ओल्ड पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ पे रूढ़ियाँ, परंपराओं को ज़्यादा महत्व मिलेगा। ये वहाँ की वैल्यूज़ हैं। देखिए, हम यहाँ पे किसी को अच्छा किसी को बुरा डिसाइड नहीं कर रहे, हम यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे किसी समाज की वैल्यूज़ निर्धारित होती है, और प्रॉफिट ऑफ मैक्सिमम लोगों का उससे फिर वो चीज़ उस समाज का हिस्सा बन जाती है। ठीक है, तो जनांकिकी में सेक्स रेशियो कम या ज़्यादा होने से कैसे वैल्यू, कौन से विवाह पे और परिवार पे कैसे प्रभाव पड़ता है। पॉपुलेशन कम या ज़्यादा होने से अवसरों पे कैसे प्रभाव पड़ता है, और कैसे प्रतिस्पर्धा और आनंद जैसे मूल्य डेवलप होते हैं। ठीक वैसे ही एज से, अगर जहाँ पे एज यंग पॉपुलेशन है कि वो अपने दिमाग में नए नए विचार लाएगी, जबकि ओल्ड पॉपुलेशन पूरी अपने रूढ़ी और परंपराओं को समर्थन करेगी। तो इससे वैल्यू वहाँ की, ये समाज की वैल्यू बन जाएगी। नवाचार उस समाज का वैल्यू बन जाएगा जिस समाज में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, और रूढ़ी वहाँ की परंपरा बन जाएगी। कंपटीशन इस चीज़ का होगा तुमने क्या न्यू इनोवेट किया। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक फैक्टर्स पे चलते हैं। हमने डेमोग्राफिक फैक्टर हो गए, जोग्राफिकल हो गए, डेमोग्राफिक हो गए, अब इकोनॉमिक फैक्टर की बात करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक फैक्टर में एग्रीकल्चर आता है, इंडस्ट्रीज आती है और सर्विस सेक्टर आता है। ठीक है, तो समाज में किस प्रकार की गतिविधि व्याप्त है उससे उस समाज की वैल्यूज़ निर्धारित होती है। तो एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो अगर मान लो किसी समाज का प्राथमिक व्यवसाय, अगर उसका मुख्य व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय है, खेती है मान लीजिए, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती प्रमुख व्यवसायों में से एक है। तो वहाँ पे हम आदमी प्रकृति के साथ रहेगा, ठीक है, और उससे सहयोग के बना के रखेगा। स्थिरता का मूल्य डेवलप होगा कि भाई एक समय बाद फसल प्राप्त होगी तो तब तक उसको उस विशेष क्षेत्र पे वर्क करना पड़ेगा। और संयुक्त परिवार का, क्योंकि उसमें ज़मीन बढ़ती नहीं है। ठीक है, संयुक्त परिवार की वैल्यू डेवलप होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि सेवा क्षेत्र अगर कहीं पे है एग्रीकल्चर, वहाँ पे नेचुरल डिपेंडेंसी बढ़ेगी और कोऑपरेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर बेंगलुरु की बात करें हम, ठीक है, जहाँ पे सेवा क्षेत्र प्रमुख है, तो वहाँ पे आदमी के दिमाग में
एक तो सिंगल एकल परिवार, ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली डेवलप होगी। दूसरा, वहाँ पे गतिशीलता उस एरिया की, उस समाज की विशेष वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए बेंगलुरु में जैसे शहर में अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, उसको देश के किसी और हिस्से में ट्रांसफ़र कर दिया तो वो सिंगल एकल फैमिली के साथ इजीली शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए गतिशीलता कैसी रहेगी, न्यूयॉर्क जैसे सिटी की गतिशीलता रहेगी, देख लीजिएगा, क्योंकि उन्हें फटाफट काम निपटाना है। तो किसी जैसे समाज में सहयोग, धैर्य और सामूहिकता के मूल्य विकसित होते हैं। और अगर जहाँ सेवा क्षेत्र, सेवा जैसा क्षेत्र समाज है, सेवा आधारित समाज है, उसमें गतिशीलता और एकल परिवार जैसे मूल्य डेवलप होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि राज्य व्यवस्था का कैसे मूल्यों पर प्रभाव पड़ता है। देखिए बेसिकली हम राज्य व्यवस्था, कैपिटलिज्म, ठीक है, राज्य व्यवस्था से पहले हम आर्थिक विचारधारा देख लेते हैं कि भाई आर्थिक रूप से एक तो हो गया कैपिटलिस्ट, एक हो गया सोशलिस्ट या सोशलिज्म, कैपिटलिज्म सोशलिज्म। जहाँ कैपिटलिज्म यानी पूंजीवाद के प्रधानता है, वहाँ पे कौन से मूल्य डेवलप होंगे, कंपटीशन, भाई कंपटीशन अधिक होगा, वहाँ पे हर किसी में होड़ होगी पैसे कमाने की, प्रॉफिट की होड़ होगी, और स्वार्थ का मूल्य डेवलप होगा, ठीक है। लेकिन जिस समाज में समाजवाद फैल रहेगा, वहाँ पे इक्वलिटी जैसे मूल्य, न्याय जैसे मूल्य डेवलप होंगे, ठीक है। इसमें सक्सेसफुल होना जरूरी नहीं होगा, इसमें आदमी को इक्वल होना जरूरी होगा। तो ये इस समाज में ये मूल्य डेवलप होंगे। तो हमने आर्थिक कारकों में बात की कि एक तो कृषि गतिविधियाँ, कृषि या सेवा गतिविधि, सेवा जैसे कार्यों से कैसे मूल्य डेवलप होते हैं। दूसरा, आर्थिक विचारधारा का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राज्य व्यवस्था की, कि भाई राज्य व्यवस्था किसी देश में मान लो पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वहाँ पर थियोक्रेसी है या राजतंत्र है, डिक्टेटरशिप है या लोकतंत्र है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पॉलिटिकल सिस्टम या की वैल्यूज़ पे प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में जैसे जिस समाज में जिस प्रकार का राजनीतिक सिस्टम होगा, उस प्रकार की वैल्यू डेवलप होंगी वहाँ पे। देखिए जैसे अगर हम धर्मतंत्र की बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं धार्मिक कारक लेते हैं। देखिए इसका सॉरी, हम धर्मतंत्र की बात करें किसी, तो एग्जाम्पल के लिए वेटिकन सिटी की बात कीजिए, करते हैं अपन, मान लो थियोक्रेसी है मान लो किसी जगह, तो वहाँ पे हम देखेंगे फॉर एग्जांपल वेटिकन सिटी, जो कि जिसे हम पोप का किंगडम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिलीजन बेस्ड रूल होता है, और जहाँ पे रिलीजन बेस्ड रूल होगा वहाँ पे रूढ़िवाद का मूल्य जो है वो प्रचलन में होगा, ठीक है। और ये धार्मिक मान्यताएं वो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, ठीक है। राजतंत्र की बात करते हैं, मान लो मोनार्की है, राजतंत्र है, थियोक्रेसी को धर्मतंत्र बोलते हैं हम। मान लो राजतंत्र है, किंग और जहाँ राजा या रानी का शासन होता है, वहाँ पे आज्ञा पालन का मूल्य डेवलप होगा, ठीक है। लोगों के अंदर राजा या रानी के सामने झुकना और उनकी बात को मानना, एक सम्मान का भाव रहेगा, उस मूल्य के प्रति एक सम्मान का भाव रहेगा। तानाशाही की बात करें तो इसमें लोगों के अंदर भी आज्ञा पालन का मूल्य रहेगा, चाहे वो प्रेशर में ही क्यों ना रहे, ठीक है। जैसे नॉर्थ कोरिया की बात करें, और कह भी सकते हैं चाइना भी कुछ हद तक ऐसा ही है। तो देख रहे हैं कैसे राज्य व्यवस्था किसी समाज की, किसी देश की, वहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम कैसे वहाँ के वैल्यूज़ को डिटरमाइन करता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि किसी विशेष सिस्टम की व्यवस्था अच्छी है,
बेहतर ये होता है कि सब में से कुछ ना कुछ बेहतर होता है। ठीक इंसान का भी ये सिस्टम है। वी शुड नॉट थिंक दैट वी आर बेस्ट, वी शुड ऑलवेज कीन टू लर्न समथिंग न्यू और समथिंग नेचुरल। ठीक है, अपने विचारों को खुला रखना चाहिए, अच्छी चीज़ होनी चाहिए वो स्वीकार करनी चाहिए, वो किसी भी सिस्टम में हो। हम अगर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे तो बेहतर जीवन जीने में हमें समस्या होगी। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। जैसे भारत में अपने ऐसा नहीं है इंडिया में हमारे देश में हम सिर्फ कमियां ही ढूंढे, हमारा भी लक्ष्य बनता है कि हम वकील तो बने ही खुद के, साथ साथ हमें हमारे समाज के प्रति सम्मान होना ज़रूरी है। लेकिन जब आप वकील बनेंगे या जज बनेंगे, आप अपने समाज में कमियां देखेंगे तो उनको दूर करनी है चीज़ें। ठीक है, तो हमें वकील हमारे सिस्टम का तो बनना ही है, साथ साथ और सिस्टम का भी बन के देखिए वकील, ताकि उनका वकील आप जब बनोगे तो आप उनके बारे में चीज़ें जानना चाहोगे, और जब उनके बारे में चीज़ें जानना चाहोगे तो आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे, बेहतर होगी। शायद आपने कभी सीखी ना हो, सिर्फ इस वजह से कि आपने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। तो चलो लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र में कौन से मूल्य डेवलप होते हैं? जैसे हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम के बारे में हमारा फंडामेंटल राइट भरा हुआ है पूरा, राइट्स एंड पार्टिसिपेशन, भागीदारी, स्वतंत्र चिंतन, ठीक है, गरिमा जैसे मूल्य, और बहस करने का मूल्य डेवलप होता है। ये करके देखिए वाद विवाद नॉर्थ कोरिया में। ठीक है, तो किसी भी लोकतंत्र का वहाँ की वैल्यूज पे प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। तो हम देखते हैं कि देखो, थियोक्रेसी धर्मतंत्र से हमको आस्था जैसे मूल्य, मोनार्की से वफादारी, डिक्टेटरशिप से आज्ञा पालनता, और डेमोक्रेसी से स्वतंत्रता जैसे मूल्य सीखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार धार्मिक व्यवस्था भी कारण भी सोसाइटी के मॉरल सिस्टम को प्रभावित करते हैं। तो अब आगे से कभी किसी और देश के लोगों को देखते हो, उनके पहनावे को देखते हो या उनके रूढ़ियों को देखते हैं, तो आपको उनकी गहराई में जाके समझना होगा कि वो ऐसी क्यों हैं। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम ये सीखे कि समाज की नैतिकता को समझने के लिए हमें क्या क्या समझना होगा, उसके समाज के इतिहास की, जनसंख्या को, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था को समझना आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रिलीजियस फैक्टर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं किसी की वैल्यूज़ को। देखिए, अगर किसी सिस्टम, किसी समाज में नंबर ऑफ रिलीजन और नेचर ऑफ रिलीजन कैसे इफेक्ट करता है। नंबर, अगर मान लो किसी समाज में नंबर कम है, एक ही धर्म है या बहुत धर्म है, ये हो सकते हैं। नेचर का कि भाई कठोर हो सकता है, एक लिबरल हो सकता है, उदार हो सकता है, इस तरह के दो नेचर हो सकते हैं। तो हम अगर जब बात करते हैं कि एक धर्म होगा तो वहाँ पे एक रूपता अधिक होगी, ठीक है, और संभावना है, अगर हम संख्या की बात करें तब की, कि संख्या में अगर धर्म एक धर्म है तो वहाँ पे कट्टरता हो, ठीक है, रूढ़िवादिता ज़्यादा होगी, ठीक है, इन जनरल बातें कर रहे हैं। अनेक धर्म होंगे तो वहाँ पे संयुक्तता की आवश्यकता होगी, और वहाँ पे उदारता और सहिष्णुता, टॉलरेंस के गुण डेवलप होंगे, ठीक है। अगर नेचर की बात करें तो अतिवादी होगा मान लो कोई, तो उसमें रिजिडनेस ज़्यादा होगी, वो उसमें आज्ञा पालन के गुण डेवलप होंगे। और अगर कोई उदार होगा, फॉर एग्जांपल उदार धर्म होगा, धर्म का स्वभाव की बात कर रहे हैं हम ना, अगर धर्म का स्वभाव उदार होगा उस समय चिंतन की स्वतंत्रता होगी उसमें, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि ये हमने डिफरेंट
कारण समझे कि किस किस कारण से वहाँ के समाज के मॉरल वैल्यूज इफेक्ट होती हैं। तो क्या ये सारे सामाजिक कारण मिलके कैसे इफेक्ट करते हैं? तो देखिए, ये सारे सोशल फैक्टर मिलके दो तरह की सोसाइटी का डेवलप करते हैं। ठीक है, कि होमोजेनस समरूपी समाज और हिट्रोजेनस विषमरूपी समाज। ठीक है, मान लो किसी समाज में सारी चीज़ें एक जैसी हैं, धर्म, उसी धर्म के विशेष सिस्टम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान लीजिए, तो वहाँ पे नवाचार कम पाए जाएंगे। ठीक है, और अगर हम विषम रूपी की बात करें फॉर एग्जांपल, तो उस सोसाइटी में डाइवर्सिटी होगी। ठीक है, और वैविध्यता का सौंदर्य अलग है ही है। अच्छा बताइए, अगर कोई इंसान सिंपल सब लोग यूनिफॉर्म में खड़े हैं, वो ज़्यादा खूबसूरत हैं कि या कोई किसी ने जींस पहना है, किसी ने धोती पहनी है, किसी ने कुर्ता पहना है, किसी ने पैंट शर्ट पहने हैं, किसी ने टी शर्ट पहनी है, किसी ने सूट पहना है, किसी ने कुछ और कपड़े पहने, तो वो वैविधता है। तो वो जो यूनिफॉर्म आपको नवाचार से रोकेगी, जबकि ये नवाचार को बढ़ावा देगी। तो वैविधता हमेशा खूबसूरत होती है। आप समतल पे हिमालय की खूबसूरती देखिए, कभी ऊपर कभी नीचे, तो आपको सुंदर लगती हैं वो चीज़ें। और अगर जैसे सिंपल एक जैसे ज्योमेट्रिकल स्केल में चीज़ें बनी हो, क्या वो आपको अच्छी लगेंगी? त्रिभुज जैसे हर चीज़ हो, चौकोर हर चीज़ हो, नहीं लगती। तो डाइवर्सिटी ब्यूटीफुल होती है। ठीक है, फिर डिपेंड करेगा कि उस सामाजिक कारक में उस में सामाजिक कारण में क्या और क्या कंडीशंस हैं। ये तो स्ट्रक्चर की बात की, समरूपी और विषमरूपी, लेकिन हम अगर वहाँ कंडीशन, उस समाज में अगर पॉवर्टी है और एजुकेशन पॉवर्टी ज़्यादा है, तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ेगा। हो सकता है अगर अवसर उपलब्ध है, एजुकेशन ज़्यादा है तो नवाचार बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है तो कंपटीशन और अधिक बढ़ जाएंगे। कम है तो हो सकता है कि उस समाज में प्रगतिशीलता कम हो जाए। तो इस प्रकार समाज के कंडीशन स्ट्रक्चर हमारे मूल्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो सोशल फैक्टर में वो सारे फैक्टर आ जाते हैं जो ऊपर हमने पढ़े हैं, जैसे डेमोग्राफिक और सेक्स रेशियो वगैरह, है ना, डेमोग्राफी का, जोग्राफिकल, रिलीजियस फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर, ये सामान्य बातें जो होती हैं वो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है सबसे बड़ा कि हम कैसे डिटरमाइन करें, कैसे निर्धारण करें कि क्या मोरल है क्या इमोरल है। अब तो शायद आसान हो गया होगा, या फिर कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो बस सर ने बताया कि अमेरिका की जो कल्चर है वो अपने हिसाब से सही है, भारत के अपने हिसाब से सही है, हर देश की कल्चर उस विशेष परिस्थिति से डेवलप हुई है। कल्चर से मतलब वैल्यूज़, तो वहाँ की वैल्यूज़ वहाँ से, तो फिर हम मॉरल इमोरल कैसे डिसाइड करें? कौन से फैक्टर ऐसे हैं दे आर अफेक्टिंग मॉरलिटी, कौन से जो मॉरलिटी को इफेक्ट करते हैं? तो ये तो सारे फैक्टर्स को देखें तो उसके वो तो समाज के मूल्य हो गए, लेकिन हाँ फिर भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मॉरल इमोरल। उसके लिए हम क्या क्या डिसाइड करेंगे? देखिए, हम सबसे पहले डिसाइड करेंगे तो सबसे पहले देखिए, हम डिसाइड कौन कौन सी चीज़ें हैं कि हमें उस एक्शन को सोचना पड़ेगा कि वो नैतिक था या अनैतिक था। देखिए, इनकी लिस्ट बना लीजिए। पहला तो हमें देखना पड़ेगा कि सामाजिक, राजनीतिक परिदृश्य क्या था या संदर्भ। ठीक है, जिससे उस समाज, धर्म व राज्य की स्थिति कैसी है। जैसे राज्य में धर्मतंत्र है, पंथ निरपेक्ष है, या संविधान या विधि का शासन है या क्या है। ठीक है,
उस हिसाब ये फैक्टर्स नज़र में रखने पड़ेंगे। फिर हमें सोचना पड़ेगा कि कर्ता जो था उसकी एज क्या थी, सेक्स क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या था, गरीब था अमीर था, ठीक है, फिज़िकल और मेंटल स्टेट क्या थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम मनसा देखेंगे, इंटेंशन क्या था उसका, भाई उसका मनसा जो थी, जो उसने कार्य किया वो वही कार्य करने की थी या उसकी मनसा कुछ और थी, कार्य हो गया। जैसे हमने बताया था कि एक आदमी खड़ा था डूबते हुए बच्चों को देख रहा था, ठीक है, और गलती से उसने बच्चों को, किसी ने धक्का दिया बच्चों को, उसकी मजबूरी फिर बच्चों को निकाल के लाना, तैरना जानता था। लेकिन कई बार हम किसी गाड़ी तेज़ी से लेके जा रहे हैं, कोई इंसान तेज़ी से आपकी कार के नीचे आके और हिट हो गया, एक गली से निकल के आया, तो उसमें क्या आपकी मनसा थी उसको मारने की? तो लीगल टर्म एक वर्ड है मेंसिया, ये लीगल टर्म है। इसमें बोलते हैं कि आपने की मनसा क्या रही थी उस समय, क्या आपकी मनसा वही थी जो आपने करना चाहते थे। फिर फोर्थ देखेंगे कि जो आपने कृत्य किया, जो एक्शन लिया, उस समय आपकी परिस्थिति क्या थी, ठीक है, क्या आपने वो रिएक्शन में लिया या फिर आपने का जो मेंटल स्टेट उस समय कैसा था। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपने रिएक्शन में लिया हो, क्या आपकी ऐसा तो नहीं वो आपने कि मेंटल स्टेट आपकी अच्छी थी ख़राब थी इसलिए तुमने लिया हो, ठीक है। फिर हम उसके बाद देखेंगे कि उसमें आदमी पीड़ित है या लाभार्थी है, ठीक है। और अगर पीड़ित है लाभार्थी तो फिर वही एज क्या है, सेक्स क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मेंटल और फिजिकल फिट था या नहीं था, पीड़ित की भूमिका, लाभार्थी उसकी भूमिका थी या नहीं, ठीक है। फिर आएगा परिणाम, फिर हम परिणाम पे पहुंचेंगे, ठीक है। और परिणाम देने से पहले हम देखेंगे कि परिणाम देने से पहले हम देखेंगे कि उस परिणाम से, ठीक है, उस परिणाम से व्यक्ति पर या पीड़ित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव अल्पकालिक होगा या दीर्घकालिक होगा, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोनॉमिकल लेवल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब फैक्टर देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि वो एक्शन लीगल था या मॉरल था या इमोरल, ठीक है। हमने पढ़ा कि वैल्यूज़ कैसे डिटरमाइन होती है, किसी समाज की मॉरल वैल्यूज़ कैसे डिटरमाइन होती हैं, किस परिस्थितियाँ कैसे मॉरल वैल्यूज़ को डिटरमाइन करती हैं, फॉर एग्जाम्पल। फिर हमने पढ़ा कि मॉरल एक्शन और इमोरल एक्शन कैसे निर्धारण करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक लेंगे एथिक्स और मॉरलिटी, ठीक है। क्या एथिकल होना मॉरल होना होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कल आप सोचिएगा इस पर कि एथिक्स और मॉरलिटी दोनों अलग हैं या एक ही चीज़ है, ठीक है। क्या एथिकल होना मॉरल होना होता है या मॉरल होना एथिकल होना होता है, ठीक है। हम इस चीज़ को आपके लिए कल इनमें अंतर क्या है और इसमें किस परिस्थिति में कोई चीज़ एथिकल होती है, किस परिस्थिति में कौन सी चीज़ मॉरल होती है। तो आपसे कल मिलते हैं दोस्तों, थैंक यू।